Good morning, everyone. So, today we'll be starting with a new chapter of geography, the last chapter of geography, that is chapter number 5, Natural Vegetation and Wildlife Resources. Before that, what we have already studied in geography is about the physical features, that is plains, plateaus, mountains, deserts, island groups. Then we have also studied about the drainage system, the river system. Then we have talked about climate, and today we'll be starting with a new chapter where we'll be discussing everything about plants and animals. So the very first question is, what is natural vegetation and what is wildlife? Students, natural vegetation is that plant community which has grown naturally without any human involvement. नेचुरल देखो वर्ड से आपको समझ आना चाहिए। नेचुरल का मतलब क्या है? जिसमें ह्यूमन बींग्स की कोई भी इन्वॉल्वमेंट ना हो, जो ह्यूमन मेड ना हो, उसको हम नेचुरल कहते हैं। और वेजिटेशन का मतलब क्या होता है? प्लांट्स। तो ऐसी प्लांट स्पीशीज जो कि नेचुरली ग्रो की गई है, जिसमें ह्यूमन का जरा सा भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ह्यूमन बींग्स का जरा सा भी इंटरफेरेंस नहीं है ह्यूमन बींग्स का, ना ही ह्यूमन बींग्स ने उनको डिस्टर्ब करा है काफी लंबे टाइम तक। तो उन स्पीशीज को, उन प्लांट स्पीशीज को जो नेचुरली अपने आप ग्रो हो गई हैं विदाउट एनी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, उनको बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन। अब स्टूडेंट्स, प्लांट कम्युनिटी को एक और वर्ड से बोला जाता है, उसको हम कहते हैं फ्लोरा। आप लोगों ने सुना होगा फ्लोरा फौना के बारे में, तो प्लांट कम्युनिटी को फ्लोरा भी कह सकते हैं। अब याद कैसे करें? काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, फ्लोरा क्या होता है, फौना क्या होता है। तो एक ट्रिक है याद करने की, देखो फ्लोरा FLO, और हम फ्लावर्स कहते हैं जब वो भी प्लांट्स में आते हैं, ठीक है। तो जो फ्लावर्स होते हैं, तो फ्लावर्स और फ्लोरा आर सिमिलर थिंग्स, ठीक है। FLO। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि फ्लोरा जो है वो प्लांट कम्युनिटी को डिनोट करता है, और फोना जो है वो वाइल्ड लाइफ को डिनोट करता है। तो नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? वो वेजिटेशन या वो प्लांट कम्युनिटी, वो प्लांट स्पीशीज जो कि नेचुरली ग्रो की गई है, नेचुरली ग्रो हो गई है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, विदाउट एनी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, जिसमें ह्यूमन बींग्स ने काफी लंबे टाइम तक जरा सा भी उनको डिस्टर्ब नहीं किया, दैट हैज बीन रिमेन अनडिस्टर्ब बाय ह्यूमन बींग्स, उनको नेचुरल वेजिटेशन कहा जाता है। और प्लांट कम्युनिटी को अगर हम बोले तो मोर स्पेसिफिकली प्लांट कम्युनिटी को बोलते हैं फ्लोरा। तो जब जब अपन फ्लोरा की बात करेंगे, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट कम्युनिटी। वाइल्ड लाइफ क्या होती है स्टूडेंट्स? वाइल्ड लाइफ मतलब फौना। मैंने आपको बताया ना, फ्लोरा आप याद रखो फ्लावर से, प्लांट कम्युनिटी से, और फौना मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल्स। तो वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या होता है? वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एज वेल एज ऑल एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स कंप्राइज द वाइल्ड लाइफ। हर तरह के एनिमल्स को अपन क्या करेंगे? हर तरह के एनिमल स्पीशीज को, हर तरह के एनिमल कम्युनिटी को हम बोलेंगे वाइल्ड लाइफ। तो नेचुरल वेजिटेशन का मतलब क्या होता है? वो प्लांट कम्युनिटी जो नेचुरली ग्रो हो गई है। एंड वाइल्ड लाइफ मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल्स। अपन प्लांट कम्युनिटी को फ्लोरा के नाम से बोल सकते हैं, और वाइल्ड लाइफ को अपन, एनिमल्स को अपन फौना के नाम से भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर। आपको सबसे पहला क्वेश्चन तो सिर्फ यही दिमाग में आएगा, चैप्टर का मीनिंग क्या है? नेचुरल वेजिटेशन आपने समझ लिया, वाइल्ड लाइफ आपने समझ लिया, तो अब जरा ब्रीफ कंटेंट की बात करते हैं। सो हियर इज अ ब्रीफ कंटेंट एज टू व्हाट वी विल बी रीडिंग इन दिस चैप्टर। फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। सेकंड विल बी टॉकिंग अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्लोरा एंड फौना, कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं। फिर हम इकोसिस्टम की बात करेंगे स्टूडेंट्स। फिर हम टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, मॉन्टेन, मैनग्रोव और थॉर्न, इन सारी की बात करने वाले हैं। एंड फिर अपन वाइल्ड लाइफ की बात करेंगे, वाइल्ड लाइफ क्या होता है। एनिमल्स थोड़ा बहुत तो मैं आपको बता ही दिया, उन्हीं के बारे में, एनिमल स्पीशीज के बारे में बात करेंगे। फिर क्या थ्रेट है उनके सामने, क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करने को मिल रही है, और इनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे इनको कंजर्व करा जाए, क्योंकि एंडेंजर हो रही है सारी एनिमल स्पीशीज मोस्टली। तो कैसे उनको प्रोटेक्ट किया जाए, क्या क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए, तो ये सब कुछ अपन वाइल्ड लाइफ में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन राउंड, ठीक है। ओके, इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ये आपको याद करने वाली चीज है, 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी। मेगा मीन्स ह्यूज, बायोडाइवर्सिटी मतलब जो प्लांट्स और एनिमल्स की डाइवर्स नेचर है, जो वेराइटीज है। इंडिया, अगर अपन बात करें प्लांट और एनिमल की डाइवर्सिटी के बारे में, प्लांट्स एनिमल स्पीशीज की डाइवर्सिटी के बारे में, तो अकॉर्डिंग टू दैट डाइवर्सिटी इंडिया की रैंक क्या है? 12। मतलब इंडिया वन ऑफ द 12th कंट्री
है, वन ऑफ द 12th एरिया, वन ऑफ द 12th प्लेस है वर्ल्ड में जिसमें इतनी ज्यादा प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज पाई जाती हैं। ठीक है, तो इंडिया की रैंक क्या दी गई है? 12th। फिर इंडिया ऑक्यूपाइज 10th in place in the world with about 47,000 plant species and fourth in Asian plant diversity। अब अपन प्लांट स्पीशीज की बात करें, अभी अपन ने ओवरऑल बात की बायोडाइवर्सिटी, प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज के मामले में अगर ये प्रॉपर डाइवर्स नेचर के बारे में बात करें तो इनकी डाइवर्सिटी इतनी ह्यूज है कि इंडिया की प्लेस दी गई है 12th। फिर अपन प्लांट स्पीशीज की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो 47,000 प्लांट स्पीशीज जो है वो इंडिया में पाई जाती हैं। और उन स्पीशीज को अगर अपन उन स्पीशीज के अकॉर्डिंग अगर अपन चले तो ये स्पीशीज जो है वो इंडिया को 10th नंबर पे लाके रखती हैं वर्ल्ड के नंबर पे। वर्ल्ड के मामले में 10th रैंक दी गई है 47,000 प्लांट स्पीशीज, जो इतनी सारी स्पीशीज देखने को मिलती है, सारी प्रजातियां, इतनी सारी वेराइटीज देखने को मिलती है प्लांट्स की, उसके मामले में इंडिया जो है वो 10th प्लेस पे है वर्ल्ड में। देखें और पूरे कॉन्टिनेंट पे देखें एशिया, तो इंडिया की प्लेस है 4th। तो 47,000 प्लांट स्पीशीज है जो कि इंडिया को कहां पे रखता है? 10th पोजीशन पे रखता है वर्ल्ड के मामले में। और सिर्फ अपन एशिया अपना कॉन्टिनेंट देखें तो एंटायर कॉन्टिनेंट में इंडिया इज हैविंग 4th पोजीशन। ठीक है, अगर अपन प्लांट स्पीशीज की बात करें। फिर फ्लावरिंग प्लांट स्टूडेंट्स, 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इंडिया में, विच कॉन्स्टिट्यूट 6% इन द टोटल वर्ल्ड्स टोटल नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मतलब टोटल जो 100% फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इंडिया पूरे वर्ल्ड में, उसका 6%, जिसका 6% हिस्सा है, वो कौन रख रहा है? इंडिया विद 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उसको, इसमें इंडिया कितना कंट्रीब्यूट करता है? 6%। सोचो वर्ल्ड में तो ये काफी अच्छा परसेंटेज है स्टूडेंट्स। फिर अपन एनिमल स्पीशीज की बात करते हैं तो 90,000 एनिमल स्पीशीज देखने को मिलती है विद वेराइटी ऑफ फिश इन फ्रेश एज वेल एज मरीन वाटर। फिर नेचुरल वेजिटेशन, ये तो हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट। इंडिया, अगर अपन बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो इंडिया इज एट द 12th पोजीशन। फिर कितनी प्लांट स्पीशीज है? यू हैव टू लर्न दैट 47,000 प्लांट स्पीशीज जो 10th पोजीशन देती है वर्ल्ड में और 4th पोजीशन देती है एंटायर कॉन्टिनेंट एशिया में। फिर एनिमल स्पीशीज है 90,000 और फ्लावरिंग प्लांट्स है इंडिया में 15,000। इसके अलावा स्टूडेंट्स नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी देखे जा सकते हैं, देखते हैं इंडिया में, जैसे फंगाई हो गया, एल्गे हो गया, तो ये इस तरह के नॉन फ्लावरिंग प्लांट भी देखने को मिलते हैं। अच्छा, नेचुरल वेजिटेशन दैट हैज बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमंस फॉर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड वर्जिन वेजिटेशन। अभी अपन ने नेचुरल वेजिटेशन की बात की थी, मैंने आपको पहले ही इनिशियली बता दें कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है। ऐसी प्लांट कम्युनिटी which has been remained untouched, which has been remained undisturbed by human beings, that has been grown naturally without any human aid, without any human support, उसको कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। स्टूडेंट्स, नेचुरल वेजिटेशन को अपन वर्जिन वेजिटेशन भी कह सकते हैं। वर्जिन वर्ड का मतलब क्या होता है? जो जो टच नहीं किया गया, जिसको यूज नहीं किया गया, जिसको डिस्टर्ब नहीं किया गया। ठीक है, तो इस तरह से अपन नेचुरल वेजिटेशन को वर्जिन वेजिटेशन भी बोल सकते हैं। सो नेचुरल वेजिटेशन एंड वर्जिन वेजिटेशन आर द सेम थिंग। ओके, वर्जिन वेजिटेशन स्टूडेंट्स थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। दो तरह के होते हैं वर्जिन वेजिटेशन, वर्जिन एंड नेचुरल वेजिटेशन, दे आर द सेम थिंग। मैं नेचुरल वेजिटेशन कह लूं, मैं वर्जिन वेजिटेशन कह लूं, दोनों ही एक चीज है। ठीक है, क्योंकि दोनों में ही ह्यूमन बींग्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है, दोनों में ही ह्यूमन बींग्स ने उनको डिस्टर्ब नहीं करा है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज नेचुरल और वर्जिन वेजिटेशन। टाइप्स ऑफ वर्जिन वेजिटेशन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो दो तरह के वर्जिन वेजिटेशन है। अगेन ये क्वेश्चन आ सकता है। दो तरह के हैं, सबसे पहला एंडेमिक और इंडिजिनस वेजिटेशन एंड द सेकंड वन इज एक्सोटिक वेजिटेशन। नाम से पता चल जाना चाहिए, इंडिजिनस मतलब इंडियन, ऐसे वेजिटेशन जो कि इंडिया को ही बिलोंग करते हैं, जो किसी और कंट्री से नहीं लेकर आए हैं अपन, उनको कहते हैं इंडिजिनस वेजिटेशन। और एक्सोटिक मींस दीस स्पीशीज आर ब्रॉट टू इंडिया फ्रॉम आउटसाइड। और देखो रीजन कुछ भी हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, पहले के टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन, कोई भी कुछ भी, देखो कोई भी आप रीजन लगा सकते हो कि मतलब दूसरी एरिया से इंडिया में आया है, तो उनको कहते हैं एक्सोटिक वेजिटेशन। तो दो तरह के होते हैं वर्जिन वेजिटेशन, एक होता है इंडिजिनस और दूसरा होता है एक्सोटिक। इंडिजिनस मींस दैट बिलोंग प्योरली टू इंडिया, और एक्सोटिक, इंडी मतलब इंडिया, राइट? ठीक है, और एक्सोटिक मतलब क्या होता है? दैट हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम इन इंडिया फ्रॉम आउटसाइड। तो दो तरह के वर्जिन वेजिटेशन होते हैं। अब एक चीज मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट्स, एवरी वेजिटेशन इज नॉट नेचुरल। जब मैं नेचुरल वेजिटेशन की बात कर रही हूँ तो मैं बात करती हूँ ऐसे प्लांट्स कम्युनिटी की, ऐसे प्लांट स्पीशीज की जिनको ह्यूमन बींग्स ने टच नहीं करा, जिनको ह्यूमन बींग्स के
बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी इन्वॉल्वमेंट के, बिना किसी इंटरफेरेंस के, बिना किसी इंटरवेंशन के वो अपने आप ग्रो हुई है। और जब मैं वेजिटेशन की बात करती हूँ स्टूडेंट्स, वैसे देखो वेजिटेशन नेचुरल भी हो सकता है और वेजिटेशन मैन मेड भी हो सकता है। तो जब जब मैं वेजिटेशन बोलूंगी दैट डजंट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट नेचुरल वेजिटेशन ओनली, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है जो जो ह्यूमन बींग्स ने, देखो कुछ कुछ क्रॉप्स ह्यूमन बींग्स ने ग्रो करी है, उन्होंने कल्टीवेट करा है, फ्रूट्स ग्रो करे हैं, तो ये जो है ये नेचुरल वेजिटेशन नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि नेचुरली ग्रो नहीं हुए हैं, इसमें ह्यूमन बींग्स का सपोर्ट है लगा, इसमें ह्यूमन बींग्स की इन्वॉल्वमेंट लगी है। तो जिस जिस वेजिटेशन, जिस प्लांट कम्युनिटी को ग्रो करने में ह्यूमन बींग्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, दैट डजंट कंसीडर दैट विल नॉट कॉल्ड एज नेचुरल वेजिटेशन। तो इस चीज को आप याद रखना। सो दैट्स द इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हमने पढ़ लिया कि 12th पोजीशन है मेगा बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी अगर अपन प्लांट और एनिमल दोनों स्पीशीज की बात करें तो इतना डाइवर्स नेचर है इंडिया में, इतनी डाइवर्सिटी, इतनी वैरायटी पाई जाती है कि इंडिया को 12th पोजीशन रख दी गई है पूरे वर्ल्ड में। फिर अपन ने प्लांट स्पीशीज की बात करी 47,000, अपन ने फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करी 15,000, फिर अपन ने एनिमल स्पीशीज की बात करी 90,000 स्टूडेंट्स, ठीक है 90,000। फिर अपन ने देखा कि पोजीशन अगर प्लांट स्पीशीज के देखे तो 10th पोजीशन वर्ल्ड में और 4th पोजीशन एशिया में। फिर अपन ने बात की कि नेचुरल वेजिटेशन को वर्जिन वेजिटेशन भी कहा जाता है। वर्जिन वेजिटेशन आर ऑफ टू टाइप्स, द फर्स्ट वन इज इंडिजिनस और एंडेमिक, दैट मींस दे आर प्योरली इंडियन, और द सेकंड वन इज एक्सोटिक, दैट मींस दे आर नॉट प्योरली इंडियन, दे आर ब्रॉट फ्रॉम आउटसाइड टू इंडिया। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट। अब अपन बात करते हैं फैक्टर्स की स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फैक्टर्स अफेक्टिंग द डाइवर्सिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा मींस प्लांट कम्युनिटी एंड फोना मींस एनिमल्स, ध्यान रखना, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर्स है जिस वजह से इंडिया में इतनी ज्यादा वेराइटी देखने को मिलती है प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज की? किस किस फैक्टर्स पे ये फ्लोरा फोना डिपेंड करते हैं? कौन कौन से फैक्टर्स पे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ डिपेंड करता है? तो आज अपन उन फैक्टर्स की बात करते हैं। और बेसिकली स्टूडेंट्स वो दो फैक्टर्स जो आपको याद करने हैं, द फर्स्ट वन इज रिलीफ, द सेकंड वन इज क्लाइमेट। तो यही दोनों फैक्टर्स हैं, अभी मेरे साथ लर्न कर लो, रिलीफ एंड क्लाइमेट, विच these are the two factors responsible for huge diversity of flora and fauna। रिलीफ की बात करते हैं स्टूडेंट्स। रिलीफ का सबसे पहला पॉइंट आता है, देखो रिलीफ का मतलब क्या होता है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लैंड की शेप की, हम बात करें प्लेन प्लेट्यूज की, सॉइल की, तो ये सब चीजें रिलीफ में आती हैं, ठीक है। रिलीफ का फर्स्ट पॉइंट आएगा अपना लैंड। लैंड जो है वो काफी हद तक अफेक्ट करता है एक एक एरिया के प्लांट और एनिमल स्पीशीज को। सिमिलरली रिलीफ का सेकंड पार्ट अपन पढ़ेंगे सॉइल, जरा एक एक करके समझते हैं स्टूडेंट्स। लैंड जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनिमल और प्लांट स्पीशीज को अफेक्ट करता है। इंडिया में फ्लोरा फोना को अफेक्ट करने वाला लैंड एक फैक्टर माना गया है। अब क्यों माना गया है ये मैं बताती हूँ स्टूडेंट्स। क्या होता है, आप पूरे पूरे इंडिया को देख लो, आपको दिखेगा कई जगह प्लेन्स हैं, कई जगह प्लेट्यूज हैं, कई जगह माउंटेन एरियाज हैं, कई जगह डेजर्ट है। और आप हर जगह जाके देख लो, आपको क्या दिखेगा, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे दिखेंगे, अलग अलग तरह के एनिमल्स दिखेंगे वहां पे रहते हुए। ये क्यों है? डिफरेंट डिफरेंट लैंड एरिया के बेसिस पे, उनके लैंड के नेचर के बेसिस पे स्टूडेंट्स, जो वाइल्ड लाइफ है, जो नेचुरल वेजिटेशन है, वो भी डिफर करता है। जैसे कि फोर्टाइल लैंड की अगर अपन बात करेंगे, आपको कहीं पे फोर्टाइल लैंड दिखेगा तो वो आपको दिखेगा वो प्रॉपरली, वो सिर्फ एग्रीकल्चर, वो प्रॉपर कल्टीवेशन के लिए ही होगा। वहीं पे आपको दूसरी जगह ऐसे रफ टेरेन्स, उबड़ खाबड़ जगह दिखेंगी, वो किसी और पर्पस के लिए होंगी। तो अलग अलग तरह की लैंड जो है, अलग अलग तरह का जो लैंड है, वो अलग अलग तरह के वेजिटेशन को ग्रो करने में हेल्प करता है। वहां पे अलग अलग तरह की वाइल्ड लाइफ पाई जाती है। जैसे डेजर्ट एरिया में आप चले जाओ तो वहां पे आपको कैक्टस दिखेगा, ठीक है, और कैक्टस आपको कहीं माउंटेन एरिया में नहीं दिखेगा, कोई हिली एरिया में नहीं दिखेगा। तो ये जो लैंड है ये अलग अलग तरह का जो वैरायटी है लैंड में, लैंड के जो अलग अलग तरह के फॉर्म है, जो नेचर है लैंड का, ये वाइल्ड लाइफ और फ्लोरा, जो प्लांट कम्युनिटी है, उसको काफी हद तक अफेक्ट करता है। तो ये हो गया लैंड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सॉइल। स्टूडेंट जैसे लैंड वेरी करता है, सिमिलरली सॉइल भी बहुत तरह के होते हैं और वो भी वेरी करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, रेड सॉइल पढ़ा होगा, एलुवियल सॉइल पढ़ा होगा, ब्लैक सॉइल पढ़ा होगा, सैंडी सॉइल, बहुत सारे तरह के सॉइल होते हैं और ये अलग अलग तरह, अलग अलग जगह ही पाए जाते हैं। तो जहां पे जो
जो सॉइल होता है वो वहां पे उसी तरह के प्लांट्स आपको दिख जाएंगे। और जो वहां पे सूटेबल, जैसे सैंडी सॉइल है, वहां पे आपको कैक्टस दिख जाएगा। सैंडी सॉइल जो है ये डेजर्ट एरिया में पाया जाता है, तो सैंडी सॉइल काफी ज्यादा किसको सपोर्ट करता है, कैक्टस को सपोर्ट करता है। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट सॉइल्स पे स्टूडेंट्स डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स ग्रो करते हैं। डिफरेंट सॉइल्स डिफरेंट प्लांट्स को सपोर्ट करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट को सपोर्ट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट सॉइल्स की वजह से स्टूडेंट्स अलग अलग जगह जो सॉइल पाए जाते हैं, अलग अलग सॉइल जो पाए जाते हैं, उस वजह से वहां की जो प्लांट कम्युनिटी है वो चेंज होती है। वहां के प्लांट्स चेंज होंगे तो वहां के एनिमल्स भी चेंज होंगे। तो सॉइल भी काफी हद तक अफेक्ट करता है इंडिया के फ्लोरा और fauna को। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल प्रोवाइड बेसिस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन। सैंडी सॉइल ऑफ डेजर्ट सपोर्ट्स कैक्टस। आपको सैंडी सॉइल जो है वो आपको कैक्टस के लिए बहुत सपोर्ट करता है। सैंडी सॉइल इज मेंट फॉर कैक्टस ओनली। तो अलग अलग सॉइल पर अलग अलग चीजें ग्रो करती हैं, इसीलिए वहां पे जो सॉइल, अपन कह सकते हैं कि सॉइल भी एक फैक्टर बन सकता है। जो हमारी कंट्री में इतनी वेराइटीज देखने को मिलती है प्लांट्स, वो इसका रीजन सॉइल भी हो सकता है। क्योंकि कई जगह आपको सैंडी सॉइल दिख रहा है, कई जगह आपको रेड सॉइल दिखेगा, कई जगह आपको रेड सॉइल दिख रहा है, कई जगह आपको एलुवियल दिखेगा, कई जगह आपको डेल्टेक दिखेगा, कई जगह आपको मार्शी सॉइल दिखेगा, कई जगह आपको ब्लैक सॉइल दिखेगा, माउंटेन दिखेगा। बहुत सारे तरह के सॉइल्स होते हैं स्टूडेंट्स। तो वो हर जो सॉइल होता है वो डिफर करता है, और वो सॉइल की वजह से वहां की प्लांट कम्युनिटी, वहां का एनिमल जो वाइल्ड लाइफ है वो भी डिफर करता है। थॉर्नी बुशेस, वाइल्ड वेट एंड मार्शी डेल्टेक सॉइल जो है वो मैनग्रोव्स, अपन आगे जाके पढ़ेंगे, इन ट्रीज को ज्यादा सपोर्ट करता है। वहीं पे हिली एरियाज में इस तरह का स्लोप होता है, उस तरह का सॉइल होता है जहाँ पे उसकी डेप्थ की वजह से ही वहां पे जो कॉर्नी ट्रीज होते हैं, कॉनिकल ट्रीज होते हैं, वो पाए जाते हैं। तो अलग अलग तरह के सॉइल की बेसिस पे अलग अलग तरह की वेजिटेशन आपको दिख जाएंगे। और वेजिटेशन सॉइल की तरफ से, सॉइल की वजह से अलग अलग तरह की वेजिटेशन डिफर करते हैं, वहां के वाइल्ड लाइफ डिफर करते हैं। तो कहीं ना कहीं सॉइल भी एक फैक्टर हो सकता है जो हमारी कंट्री के फ्लोरा और फोना को अफेक्ट करता है। ठीक है, हमारे पास इतना, हमारे कंट्री में इतना वैरायटी है, तो उसका एक रीजन सॉइल भी हो सकता है। जैसे अपन एलुवियल सॉइल की बात करते हैं तो राइस के लिए बहुत अच्छा है, ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए, रेड सॉइल ऑयल सीड्स के लिए, माउंटेन सॉइल व्हीट के। तो अलग अलग सॉइल अलग अलग प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है, इसलिए यहाँ पे अलग अलग सॉइल्स की वजह से हम अलग अलग प्लांट कम्युनिटी देख पाते हैं, अलग अलग तरह की वाइल्ड लाइफ देख पाते हैं। तो ये था रिलीफ फीचर। अब हम बात करते हैं क्लाइमेट की। क्लाइमेट कैसे कैसे अफेक्ट करते हैं। क्लाइमेट में अपन तीन चीजें पढ़ने वाले हैं बेसिकली। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे टेम्परेचर, दूसरा अपन पढ़ेंगे सनलाइट, और तीसरा अपन पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन, दैट मींस रेनफॉल। तो टेम्परेचर किस तरह से अफेक्ट करता है स्टूडेंट्स, किसी भी एक एरिया के फ्लोरा फोना को, किसी भी एक एरिया के प्लांट और एनिमल स्पीशीज को। देखो क्या होता है स्टूडेंट्स, टेम्परेचर, अगर किसी भी एरिया का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, तो वहां की ह्यूमिडिटी भी चेंज होती है, ह्यूमिडिटी भी इंक्रीज होगी। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वहां की एयर ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वहां की ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी। और ह्यूमिडिटी के चेंज होने से स्टूडेंट्स वहां के जो प्लांट की जो ग्रोथ है वो भी चेंज होती है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं टेम्परेचर से जो ग्रोथ, जो प्लांट कम्युनिटी है वो डिफर करती है। अब देखो टेम्परेचर जो है वो भी देखने को मिलेगा कि वो डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट होता है। आप इक्वेटोरियल एरिया से लेके जाओ आप पोलर रीजन तक, आपको क्या दिखेगा, टेम्परेचर धीरे धीरे करके क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। इक्वेटोरियल एरियाज पे अलग टेम्परेचर देखने को मिलेगा, पोलर रीजन पे आपको अलग देखने को मिलेगा। और इन टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से यहाँ पे आपको प्लांट कम्युनिटी में डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे इक्वेटोरियल रीजन पे मोस्टली आपको एवरग्रीन ट्रीज देखने को मिल जाएंगे, रोजवुड, महागुनी। वहीं पे आप हिमालयाज में जाओगे तो आपको कॉनिफेरेंस फॉरेस्ट देखने को मिल जाएगा, पाइन ट्रीज देखने को मिल जाएगा। तो टेम्परेचर कहीं ना कहीं, टेम्परेचर भी एक प्लांट और एनिमल स्पीशीज को क्या करता है, डिफर करता है। टेम्परेचर अगर हाई है तो वहां पे उस तरह के ट्रीज ग्रो होंगे, टेम्परेचर जहां लो है वहां पे उस तरह के ट्रीज ग्रो होंगे। जैसे आप अपन हिमालय की बात करते हैं, वहां पे कितनी ठंड रहती है, और वहां पे अपन को पाइन ट्रीज देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को ठंड से बचा के रखते हैं। ऐसे ट्रीज होते हैं वहां पे जो अपने आप को ठंड से बचा ले। तो टेम्परेचर के बेसिस पे स्टूडेंट्स जो वैरायटी है ट्रीज की, जो वैरायटी है प्लांट्स की, वो डिफर करती है, और वाइल्ड लाइफ की वैरायटी डिफर करती है। तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर भी क्या है, वो टू द ग्रेटर एक्सटेंट वो अफेक्ट करता है प्लांट और एनिमल स्पीशीज को। अब हम बात करते हैं सनलाइट की। स्टूडेंट देखो, एक बहुत नॉर्मल सी बात है, आप लोगों को सबको पता होगा, प्लांट्स जो है उनके लिए सबसे इफेक्टिव चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सनलाइट। उनको सनलाइट नहीं मिलेगी तो वो ग्रो नहीं हो पाएंगे। अगर ज्यादा सनलाइट मिलेगी तो वो ज्यादा जल्दी ग्रो होंगे, और ज्यादा सनलाइट नहीं मिलेगी तो वो ज्यादा जल्दी ग्रो नहीं होंगे। तो इसी चीज को आप दिमाग में रख के बैठो कि सनलाइट जो है वो भी काफी हद तक प्लांट और एनिमल स्पीशीज को क्या करती है, अफेक्ट करती है स्टूडेंट्स। अब सनलाइट भी बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है।
लैटिट्यूडनल चीजों पे डिपेंड करती है, लैटिट्यूड के बेसिस पे सनलाइट चेंज हो सकती है, अपर लैटिट्यूड में इतना आपको नहीं देखने को मिलेगा। फिर ऑल्टीट्यूड, हाइट के बेसिस पे आपको, हाइट के बेसिस पे सनलाइट डिपेंड करती है, हाइट के ऊपर भी डिपेंड करती है। सीजन टू सीजन सनलाइट वेरी करती है, समर सीजन में हमको यहाँ पे इंडिया में ज्यादा देखने को मिलती है और विंटर में इतनी ज्यादा सनरेज देखने को नहीं मिलती। तो सनलाइट जो है वो डिफर करती है, डिफर होना अलग बात है, बट अपन का मेन पॉइंट क्या है कि सनलाइट भी कहीं ना कहीं प्लांट और एनिमल्स को अफेक्ट करती है। ज्यादा सनलाइट मिलेगी तो ज्यादा प्लांट जल्दी ग्रो होंगे, और नहीं मिलेगी तो प्लांट्स इतनी जल्दी ग्रो नहीं होंगे। लास्ट है क्लाइमेट में प्रेसिपिटेशन। स्टूडेंट्स, प्रेसिपिटेशन क्या होता है? देखो, रेनफॉल अपन ने पढ़ा है, वाटर के फॉर्म में जो रेनफॉल हो जाए वो तो हो गया अपन लैंड में, और हिमालयाज में अपन को क्या देखने को मिलती है? स्नो की फॉर्म में प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है, और वहां पे अदर पार्ट्स में अपन को रेनफॉल की फॉर्म में प्रेसिपिटेशन देखने को मिलता है। अब देखो, ये भी कोई नई बात नहीं है, आप लोग जानते हो, रेनफॉल होएगी, ज्यादा ज्यादा बारिश होएगी तो वहां पे क्या होएगा? उससे ज्यादा डेंस बनेगा, फॉरेस्ट बनेगा, ज्यादा प्लांट्स वहां पे ग्रो होंगे। और जहाँ पे स्केंटी रेनफॉल होगी, जहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होगी, वहां पे अपन को ऐसा थिक वेराइटी, अपन को प्लांट स्पीशीज की वेराइटी देखने को नहीं मिलेगी, और ना ही एनिमल्स की, क्योंकि एनिमल्स को शेल्टर के लिए चाहिए होते हैं प्लांट। तो प्रेसिपिटेशन भी काफी हद तक डिपेंड करता है। इंडिया की बात करें स्पेसिफिकली, तो आप क्लाइमेट चेक में पढ़ चुके हो, तो साउथ वेस्ट मानसून विंड जो है वो इंडिया में जून टू सितंबर रेनफॉल लेकर आती हैं, और काफी एरियाज में लेकर आती हैं, और काफी एरियाज में जो रिट्रीटिंग मानसून होता है, वहां नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स होती हैं, वो भी लेकर आती हैं। तो ये था प्रेसिपिटेशन किस तरह से अफेक्ट करता है किसी भी एरिया के प्लांट्स और एनिमल्स को। So that's it for today, students. I hope you understood everything. And still, if you have another query, feel free to ask me. Thank you and bye bye.